अजय 10वीं कक्षा में था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके पिता किसान थे और उस पर सविता, जो कि अजय की माँ थी, उसे पैसों की दिक्कत आने लगी। सेविंग के पैसों से सविता ने अजय की पढ़ाई को जारी रखा और उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अजय एक कॉलेज में नौकरी करता था। वही उसकी मुलाकात आरोही से हुई। अजय ने सविता को आरोही के बारे में बताया। बेटा अजय, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में खुश हो तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला। और फिर अजय और आरोही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आरोही अपना असली रूप दिखाने लगती है। एक दिन जब सुबह अजय ऑफिस निकल रहा था तभी अजय, मुझे 4,000 रुपये चाहिए थे, कुछ काम था मुझे। कल ही तो मैंने तुम्हें 4,000 रुपए दिए थे और आज फिर से। अरे बस अब दो तो सही। अब मैं नौकरी तो नहीं करती, वो तो मैंने शादी के बाद छोड़ दिया। अब आपसे पैसे नहीं लूंगी तो किससे लूंगी भला। अरे गुस्सा क्यों करती हो, ये लो 4,000 रुपए। अजय उसे पैसे देकर ऑफिस चला जाता है और पीछे से आरोही के पिता सोमनाथ जी वहाँ आते हैं। क्या हुआ आरोही बेटा, जमाई से पैसे ले लिए या फिर नहीं? बापू, तुम अपने ऐश के लिए मुझसे बार बार पैसे मांगते रहोगे तो मैं यहाँ पर क्या जवाब दूंगी भला। शादी से पहले तो मेरे पास नौकरी थी, इसलिए आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब बात पहले जैसी नहीं रही। यहाँ अजय की माँ भी रहती है और उनकी नजर तो 24 घंटे मुझ पर रहती है। अरे तू डरती क्यों है? अपने बाप को ही पैसे दे रही है, किसी पराये को नहीं। अब तुझसे नहीं तो किसी और से मैं पैसे मांग लूंगा। मेरा तो कोई बेटा है नहीं जो मेरी मदद करेगा। तू नौकरी करती थी तो तेरे पैसे से मैं जी लेता था। अब तेरी तो शादी हो गई, फिर मैं पैसे किसी और से मांग लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो फिर मांग लूंगा। आरोही के पिता यहाँ रोजाना पैसे मांगने क्यों आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आरोही झूठ बोलकर रोजाना अजय से पैसे लेकर अपने पिता को फिजूल खर्च के लिए क्यों दे रही है। और इसके पिता को देखकर तो यूँ लगता है जैसे ये शराब पीते हैं, क्योंकि ये जब भी आते हैं शराब के नशे में ही आते हैं। क्यों माँ जी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? आपने अभी जो भी देखा है ना, उसे अपने अंदर ही रखना। अजय को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी अजय मेरे चंगुल में है, अब वो आपका सीधा साधा बेटा नहीं रहा। आरोही को डर था कि कहीं सविता अजय को सच्चाई न बता दे, इसलिए वो पहले से ही हावी होने लगी थी। और फिर एक दिन कोई बचाओ, मेरे हाथ जल गए। इतना गर्म पानी बाल्टी में किसने डाला? मैं तो नहाने के लिए जा रही थी, मैं तो जलकर मर जाती। क्या हुआ आरोही, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? यह सब माँ जी की चाल है, मुझे जलाकर मारने के लिए। मैंने क्या किया बहू, तुमने कब मुझे पानी गर्म करने के लिए कहा था? देखा अजय, माँ जी सरासर झूठ बोल रही है। मैं क्या खुद पानी गर्म करके अपना हाथ जला लूंगी? अजय, ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी माँ से इतने अच्छे से बर्ताव करती हूँ, तुम्हारी माँ किस जन्म का बदला निकाल रही है मुझे नहीं पता। बहू, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अजय, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। माँ, तुम चुप रहो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पानी सच में बहुत उबल रहा था, तुम्हें बताना तो चाहिए था। इस बुढ़िया का एक दिन पत्ता ना काट दिया ना तो मेरा नाम भी आरोही नहीं, मुझ पर नजर रखती है। आरोही जबरदस्ती सविता के साथ बुरा व्यवहार करती है। एक दिन जब अजय की छुट्टी होती है, आरोही झाड़ू लगाने खड़ी हो जाती है। तभी उसकी माँ विमला आ जाती है। अरे मेरी फूल सी बच्ची को कितना काम करना पड़ रहा है। अभी तेरी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और तूने घर की साफ सफाई का सारा जिम्मा अपने सर ले लिया। अरे माँ, कैसी हो तुम? और बाकी मेरी चिंता मत करो, अब जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो मिलेगा ही ना। अब मैं इतनी भाग्यशाली तो नहीं हूँ कि घर के कामों में कोई मेरी मदद करने आ जाए। आरोही, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम अकेले ही घर के सारे कामों में क्यों लगी हुई हो? माँ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही, तुम उनसे मदद मांग लेती। क्या हुआ बेटा अजय, सब ठीक तो है ना? मैं मंदिर गई थी, अभी लौटी हूँ।
देख लिया दामाद जी, मेरी बेटी के आते ही तुम्हारी माँ जी ने तो घर के कामों से अपने हाथ पाँव छुड़वा लिए हैं। अब तो यहाँ मंदिर ही जाती रहेंगी ना, और मेरी बेटी यहाँ नौकरानी बनकर घर के सारे काम करेगी। यह तो यही चाहती है। मैंने इसलिए ब्याह कराया था कि अपनी बेटी का आपके साथ। माँ, तुम्हारा मंदिर जाना ज्यादा जरूरी था या फिर आरोही के घर के कामों में मदद करना? तुम देखती नहीं हो, वो घर के काम अकेले ही संभाल रही है। अजय, मैंने आरोही से कहा था कि पहले मैं घर के काम कर लेती हूँ, फिर मंदिर चली जाऊंगी। आज तुम्हारे बाबूजी की बरसी थी तो मेरा मंदिर जाना जरूरी था, पर आरोही ने मुझसे कहा कि बाबूजी की बरसी ज्यादा जरूरी है। वैसे रोजाना मैं ही सारा झाड़ू पोछा करती हूँ। फैसला हो चुका है माँ, अब से तुम घर का सारा झाड़ू पोछा किया करोगी। मैं नहीं चाहता कि आरोही के ऊपर सारे काम का बोझ पड़े। उसका जितना मन होगा वो उतना ही काम करेगी। समझ गई ना तुम? समझ गए बेटा, मुझे सब समझ आ गया है। सविता रोती हुई रसोई घर में चली जाती है। आरोही और उसकी माँ मन ही मन हंसने लगती है। आरोही रोजाना मजदूरों की तरह सविता से सारा घर का काम करवाती थी। झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, सारा काम सविता ही करती थी। आरोही ने सविता के ऊपर सारा काम का बोझ डाल दिया था। बेचारी सविता दिन भर दिन कमजोर हो रही थी। उसकी पलकें आंसुओं से भर जाया करती थी। उसकी परवाह करने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे समय बीत गया और आरोही ने एक बेटे को जन्म दिया। अजय, आज हमारा नंदू पूरे 7 महीने का हो गया है। तुम रुक नहीं सकते क्या? मैंने माँ और बापूजी दोनों को रात में खाने पर बुलाया है। नहीं आरोही, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम चिंता क्यों करती हो? अगले 5 महीने बाद नंदू 1 साल का हो जाएगा। तब तुम उसका पहला जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अपना और नंदू का ख्याल रखना। माँ, आरोही और नंदू को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। पीछे से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ मेरा ध्यान क्या रखेंगी? मैं इनको अपने नंदू के आसपास भटकने तक नहीं दूंगी। भगवान जाने मेरे बच्चे को किस हाथ से पकड़ेंगी। कुछ हो गया मेरे नंदू को तो मैं क्या करूँगी? अजय ऑफिस के काम से चला जाता है। पीछे से आरोही के माता पिता रात को मिलने आते हैं। बहू, तुम आराम से खाना खा लो, मैं संजू को गोद में ले लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है संजू को हाथ लगाने की। मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकती हूँ। आरोही, विमला, तुम दोनों आराम से खाना खाओ। तब तक मैं नंदू को सड़क पर घुमा कर आता हूँ। आ मुन्ना, नाना की गोदी में आ। सोमनाथ जी फोन पर किसी से बात करते हुए ऐसे कहते हैं। बात सुनो, मैं बच्चे को लेकर सड़क पर आ गया हूँ। तुम बाइक से आकर मेरे हाथ से इसे छीन कर ले जाना, उस पुल के पास वाली पुरानी सुरंग में। समझ गए ना? बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सविता सोमनाथ जी को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है और वो आरोही को सब कुछ बताने जाती है। लेकिन वो कुछ पल रुककर ऐसे सोचती है। आरोही मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी, वो अपने पिता पर ही विश्वास करेगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा और अपने पोते को बचाना होगा। मुझे इनके पीछे जाना ही होगा। आरोही बेटा, मैं नंदू को घुमा रहा था, तभी कोई उसे मेरे हाथ से छीन कर ले गया। वह सुनते ही आरोही रोने लगती है और सारी बातें अजय को बताती है। आरोही, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी के अभी वापस लौट रहा हूँ। सविता सीधी पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस की मदद से उस जगह पर पहुंचती है। पुलिस गुंडों को साथ लेकर सविता और नंदू के साथ घर पर पहुंचती है। आरोही रोती हुई आवाज में, मेरा बच्चा नंदू। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको माता जी का करना चाहिए। आज आपका बेटा इन्हीं की वजह से सुरक्षित है। इन गुंडों का कहना है कि आपके पिता ने ही पैसों के लिए नंदू को किडनैप करवाया था। आरोही रोती हुई आवाज में ऐसे कहती है। बाबू, आपने इतनी घिनौनी हरकत की, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ हमेशा सालन बहू जैसा व्यवहार किया और आपने। चुप हो जाओ बहू, देखो नंदू बिल्कुल ठीक है। तब आरोही की माँ ऐसे कहती है, तुमने अपनी ही बेटी के साथ गलत करके मुझे भी अपनी नजरों में गिरा दिया है। ले चलो सोमनाथ और उसके गुंडों को जेल में। तभी अजय भी टैक्सी करके वापस आ जाता है।
उसे भी सारी बातें पता चलती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। जिस माँ ने बचपन में मुझे पाला पोसा वह भला गलत कैसे हो सकती है। और तब आरोही की माँ ऐसे कहती है, सविता जी, आरोही के बापू को उनके किए की सजा मिल गई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तब अजय की माँ ऐसे कहती है, नहीं नहीं विमला जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? मेरे अपने बच्चे मुझे मिल गए, मेरी ईश्वर से और कोई कामना नहीं है। आरोही और अजय सविता के गले लग जाते हैं। सविता संजू को गोद में लेकर खूब सारा प्यार करने लगती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं।